नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं हर रोज की तरह जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। तो जो एसएससी जीडी का एग्जाम है, आप देख पा रहे हैं 4 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, है ना, और 25 फरवरी तक चलेगा। अब आपका जो नंबर है वो किस डेट को आता है, ये एडमिट कार्ड में आपको पता लगेगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि जो तैयारी आप कर रहे हैं, किसी भी तरीके से की हो, सेल्फ स्टडी की हो, कहीं से कोचिंग ली हो, जो थ्योरी आपने पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस सेट से पता लगेगा। कहां से पता लगेगा? प्रैक्टिस सेट से पता लगेगा। ठीक है, तो यही प्रैक्टिस सेट हमारे डेली 8 बजे चल रहे हैं। मंडे टू सैटरडे रेगुलर होते हैं, एग्जाम तक रेगुलर रहेंगे ये आपके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और क्लास अगर पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं और क्लास को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी। तो ईआईसी को जो है अधिकार दिए हुए थे, है ना, व्यापार के मिले हुए थे पहले। तो ब्रिटिश की संसद ने आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो व्यापार करने का अधिकार था, वो एकाधिकार उसको समाप्त कर दिया। किस अधिनियम के जरिए, किस अधिनियम के जरिए इसको समाप्त कर दिया? बताओ भाई। ऑप्शन आपके सामने है, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, या नन ऑफ द एबव। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था भारत में व्यापार का, उसको समाप्त कर दिया गया? तो वो है दोस्त आपका चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, मोनोपोली थी व्यापार करने की, ट्रेड करने की, उसे समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड को बरकरार रखा। किसके साथ? चाइना के साथ ट्रेड को बरकरार रखा। और ट्रेड में क्या? चाय, टी। तो ध्यान रखना, चीन के साथ, चीन के साथ, किसके साथ? चीन के साथ जो ट्रेड है उसको अलाउ किया गया। चीन के साथ ट्रेड को अलाउ किया गया। और ये ट्रेड किस में हो रहा था? किस चीज का हो रहा था? कमोडिटी का, टी का, यानी कि चाय का व्यापार हो रहा था, इसको अलाउ किया गया। तो ध्यान रखेंगे आप, चार्टर एक्ट 1813 के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, एकाधिकार था भारत में व्यापार करने का, उसको समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड को अलाउ किया गया उसके बाद, और टी में ये ट्रेड करते थे। ठीक, अब आपको पता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 में। ध्यान रखना। और ये सिर्फ किस मकसद से आए थे? व्यापार के मकसद से। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी शुरू कर दिया और इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया, अपना उपनिवेश बना लिया। ठीक है, और फिर 200 साल तक, 200 साल तक हम इनके अधीन रहे। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। आगे देखें, Which one of the following acts was the federal court in India created? निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिनियम है जिसके जरिए फेडरल कोर्ट बनाया गया? निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिनियम है जिसके जरिए फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई भारत में? तो पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई। तो ध्यान रखेंगे, फेडरल कोर्ट की जो स्थापना है वो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम किसके जरिए की गई? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1900 कितना? भारत शासन अधिनियम
1935 के जरिए 1 अक्टूबर 1937 को की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट के तहत अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी? फेडरल यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये ध्यान रखना है आपको। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है आंसर? भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान रखेंगे आप। आगे देखें हम, इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार भारत में जो विधानमंडल है, पहली बार भारत में जो विधानमंडल है यानी कि लेजिस्लेचर है, वो द्विसदनीय बनाई गई। कब? वो द्विसदनीय बनाई गई। द्विसदनीय विधायिका यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर। क्या? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ये कब बनाई गई? पहली बार किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 यानी कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, या 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, या भारत सरकार अधिनियम 1919। बता दो भाई, थर्ड वाला। तो ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम 1919 आया। अभी हमने देखो पिछले क्वेश्चन में बात की भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो इस 1935 अधिनियम से पहले 1919 का आया। क्या आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI एक्ट 1919, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा क्या हुआ? पहली बार विधायिका को द्विसदनीय विधायिका बनाया गया। 2 सदन बनाए गए विधायिका के, जैसे वर्तमान में है। आपको पता है वर्तमान में जो विधायिका है वो द्विसदनीय है। कैसे? एक सदन है लोकसभा, एक सदन है लोकसभा, और अभी दूसरा सदन है राज्यसभा। ये वर्तमान में है, ये वर्तमान में है। और एक और चीज याद रखना, ये लोकसभा राज्यसभा हमने कब से कहना स्टार्ट किया है? 1954 से। कब से? 1954 से हम लोकसभा और राज्यसभा बोल रहे हैं। 1954 से पहले लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता था। हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हाउस ऑफ कॉमन। और राज्यसभा को बोला जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या बोला जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था। लेकिन 1954 के बाद हमने हाउस ऑफ कॉमन को लोकसभा कहना शुरू कर दिया और काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ध्यान देंगे कौन सा ये आंसर हो जाएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1919। क्या होगा आंसर? भारत शासन अधिनियम 1919। बहुत बढ़िया भाई। अगला, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिडरी पावर्स वर गिवन टू द। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघवाद की स्थापना हुई। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघवाद की स्थापना हुई। इस संघवाद में जो रेजिडरी पावर है यानी कि जो अवशेष विषय हैं, अवशेष विषय किसको दिए गए? अवशेष विषय किसको दिए गए? तो देखो, फेडरल लेजिस्लेचर यानी कि संघीय विधायिका को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी कि प्रांतीय विधायिका को, गवर्नर जनरल को या प्रोविंशियल गवर्नर को, प्रांत में जो गवर्नर होता है उसको। अब समझिए आप,
जैसे आज से कंपेयर करके देखते हैं, वर्तमान में आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में क्या है दोस्त, भारतीय संविधान में तीन तीन सूची का जिक्र है, तीन लिस्ट बताई गई हैं। तो पहली जो लिस्ट है वो है आपकी संघ सूची। क्या है? संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट। दूसरी लिस्ट है आपकी राज्य सूची। दूसरी लिस्ट क्या है? राज्य सूची। और तीसरी लिस्ट है समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक। तो अब जो विषय इन तीनों में शामिल नहीं है यानी कि बच गए हैं, उन्हें बोला जाता है रेजिडरी पावर। उन्हें बोला जाता है रेजिडरी सब्जेक्ट या रेजिडरी पावर। तो आज के कंटेस्ट में जो रेजिडरी पावर्स हैं, उन पर रेजिडरी जो सब्जेक्ट हैं, बचे हुए जो विषय हैं जो इन तीनों में शामिल नहीं है, वो जो बच गए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार आज किसके पास है? उन पर कानून संसद बनाती है। तो बचे हुए विषय संसद के अधीन होते हैं। यही सवाल तब के कंटेस्ट में पूछा जा रहा है कि जब फेडरेशन एस्टेब्लिश किया गया था 1935 अधिनियम के द्वारा, संघवाद की स्थापना हुई थी भारत में, तो तब जो बचे हुए विषय थे यानी कि जो न तो यूनियन लिस्ट में आ रहा है उस समय, न प्रोविंशियल लिस्ट में आ रहा है, न कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा है, तो सब्जेक्ट किसको दिए गए बचे हुए? तो उस टाइम पर बचे हुए विषय दिए गए थे गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के गवर्नर जनरल को बचे हुए सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार था। आज किसके पास है? आज बचे हुए सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार संसद यानी कि केंद्र सरकार के पास है। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे देखें, व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपोर्टेंट? जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वो इंपोर्टेंट क्यों है? भारत शासन अधिनियम 1935 है वो महत्वपूर्ण क्यों है? जल्दी से बता दो, भारत शासन अधिनियम 1935 महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखो भाई, भारत शासन अधिनियम 1935 से ज्यादातर चीजें संविधान में ली गई हैं। तो हमारे संविधान का सबसे बड़ा सोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है। यह भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है। हमें पता है कि जब भारत का संविधान बना तो संविधान में बहुत सारी चीजें अलग अलग सोर्सेस से ली गई हैं, डिफरेंट सोर्सेस से ली गई हैं। इन सोर्सेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आता है ना। और यूएसए से भी हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं, हमने कनाडा से भी चीजें ली हैं, हमने साउथ अफ्रीका से भी ली हैं, हमने जो है रसिया से भी ली हैं। तो इस प्रकार ये सोर्सेस हैं संविधान के बहुत। तो इन सोर्सेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अहम भूमिका निभाता है। तो इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 इंपोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है भाई, चलो। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है? तो वो है दोस्त मिश्रित। वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप अच्छे से जानते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जहां पर उत्पादन का कार्य सरकारी कंपनी और निजी कंपनी दोनों करें यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी व्यक्ति, तो ये दोनों मिलकर अगर उत्पादन का कार्य कर रहे हैं देश में, किसी में उत्पादन चाहे सामान का हो या उत्पादन सेवाओं का हो, तो अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था
मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ उत्पादन का काम प्राइवेट पर्सन और सरकारी कंपनी दोनों करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्कूल कॉलेज प्राइवेट भी चला रहे हैं लोग और सरकारी भी है, हॉस्पिटल प्राइवेट भी है सरकारी भी है, यूनिवर्सिटी सरकारी भी है प्राइवेट भी है। जैसे गैस सप्लाई करने एलपीजी देने वाले भारत, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये सरकारी भी हैं। उधर रिलायंस भी के भी पेट्रोल पंप है, गैस दे रहा है, अडानी भी गैस दे रहा है। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों काम करें, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है ना। और इसी के साथ जो और कॉन्सेप्ट होते हैं इसी के साथ जो और कॉन्सेप्ट होते हैं, तो एक तो हो गया ये मिश्रित वाला, दूसरा होता है आपका पूंजीवादी। दूसरा कौन सा है? पूंजीवादी। पूंजीवादी मतलब कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट। अब इसमें क्या है, उत्पादन का जो भी काम होगा, ये सिस्टम जिस देश में चलता है उसमें उत्पादन का काम कौन करेगा? केवल निजी व्यक्ति। केवल निजी व्यक्ति करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल में आप यूएसए को रख सकते हैं। ठीक है। और तो एक कॉन्सेप्ट मिश्रित अर्थव्यवस्था, दूसरा पूंजीवादी और तीसरा है समाजवादी। समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवादी का मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो इस व्यवस्था में, यह व्यवस्था जहां चलती है वहां पर उत्पादन का काम सरकार करती है। वहां पे उत्पादन का काम सरकार करती है। तो नॉर्थ कोरिया जैसे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार की इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। आगे देखें। Which of the following features indicate that Indian economy is in a developing category? निम्नलिखित में से वो कौन सी विशेषताएं हैं, गुण हैं जो ये बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है? भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो निम्नलिखित में से वो कौन सी गुण हैं, फीचर्स हैं जो ये बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था है। चलो देख लेते हैं। जो काम है, यानी कि व्यवसाय मुख्यतः कृषि का है, तो यह भी दर्शाता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी है। छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे। मैंने बताया है आपको कई बार क्लास में, है ना। तो छिपी हुई बेरोजगारी भी यही दर्शाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी में गुणवत्ता कम है। मानव पूंजी में गुणवत्ता कम है, यह भी दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। हाई पर कैपिटा इंटेक ऑफ प्रोटीन, प्रति व्यक्ति जो प्रोटीन कंज्यूम किया जाता है वो ज्यादा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नहीं दर्शाता। ये तीन हो जाएंगे, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। क्लियर है? चलो आगे देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज चाल्कोलिथिक एज? निम्नलिखित में से किस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है? बता दो भाई जल्दी से। ताम्रपाषाण काल, तो ओल्ड स्टोन एज तो नहीं, न्यू स्टोन एज भी नहीं है, क्योंकि ये स्टोन एज में आ जाएगा पूरा, है ना। कॉपर एज को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। यहां कॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज किया करते थे, साथ ही साथ स्टोन के भी यूज किया करते थे। तो ये है कॉपर के इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो क्या होगा? ताम्र युग कहते हैं, ताम्र युग। ध्यान रखेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर पास होती है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखो, गुजरात से निकलती है,
छत्तीसगढ़ से निकलती है, झारखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश से नहीं निकलती, क्योंकि टोटल 8 से निकलती है, उत्तर प्रदेश उसमें नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, टोटल 8 से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। अमोंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक है। निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक है, जल्दी से बताओ भाई। तो देखो, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर ये तो दूर है, कलकत्ता सबसे नजदीक है। यहां देखो, ये है कैलकाटा। एक मिनट, पेन चेंज करता हूं मैं। ये देखो, ये तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कलकत्ता ये देखो बीचों बीच में है, ठीक है। तो ये है यहां पे कलकत्ता, ये वाला जो एरिया है वो दिखा रहा है कलकत्ता को, ठीक है। कलकत्ता, तो कलकत्ता सबसे नियरेस्ट है, कलकत्ता जो है सबसे नियरेस्ट है, ठीक है। और ये आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिए हुए हैं उस लोकेशन के। आगे देखें, मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी, मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी। तो मौर्य काल, स्वर्ण का मौर्य काल, इसमें जो मगध पर शासन करने वाला जो काल है मौर्य, वो बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस है। तो इससे रिलेटेड चीजें आपके इतिहास से पूछी जाती हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं अपना स्टैटिक वाले पार्ट में, वो है मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी। तो देखो, पुलिसानी, पहले अधिकारी का नाम है पुलिसानी। ये क्या करता था, इसका विभाग कौन सा था, तो जनसंपर्क अधिकारी होता था। ये जनसंपर्क अधिकारी को पुलिसानी बोलते, ठीक है। और पाटिवेदिक, तो ये सम्राट को प्रजा के विषय में सूचना देने वाला व्यक्ति है। पाटिवेदिक कौन है, सम्राट को प्रजा के विषय में सूचना देने वाला व्यक्ति है। अंत महामात्र, असभ्य जनजातियों में धर्म प्रचारक है ये। और स्त्रध्यक्ष, ये अंतपुर एवं स्त्रियों से संबंधित विभाग का अधिकारी है। और ब्रज भूमिक, ये पशुओं की देखभाल करने वाला है व्यक्ति है। रज्जुक, जनपद का प्रमुख अधिकारी, भू राजस्व अधिकारी और बाद में न्यायिक अधिकारी भी दिया गया है, ठीक है। नगर व्यवहारिक, ये नगर का न्यायाधीश होता है। अमात्य, ये अधिकारियों का एक ग्रुप है। और प्रदेष्टा, मंडल का प्रमुख अधिकारी। और नागरक, नगर का प्रमुख अधिकारी। और रूप दर्शक, ये सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी है। रूप दर्शक कौन है, सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी। वहीं गोप, ये संग्रहण का अधिकारी, भू राजस्व को लिखने वाला अधिकारी है। स्थानिक, ये ग्रामों से भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर कह सकते हैं आप इसको, स्थानिक। और धम्म महामात्र, जनता में धम्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति है। युक्त, ये रज्जुक के अधीन राजस्व है। और महामात्र सर्प, ये गुप्तचरों का प्रमुख होता है। और एग्रानोमोई, ये जिले एवं सड़क निर्माण का अधिकारी होता है। और एस्ट्रोनोमोई, ये नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी है। एस्ट्रोनोमोई, ये नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी है। तो दोस्त ये आपको याद रखने हैं। एक बार मैं साइड से हो जाता हूं, देख लीजिए, ये आपको याद रखने हैं। अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए साथ साथ, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी आप नंबर देख पा रहे हैं, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू क्लास ज्वाइन करने के लिए। क्लास अगर पसंद आती है तो शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ और इसी प्रकार कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।